निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात् गतं प्राणं बलादाकृष्य रक्षते। संसार की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक वह भाषा जिसमें वेद लिखे गए, उपनिषद गाए गए और महाकाव्यों ने जन्म लिया। वह भाषा जो ध्वनि में संगीत है, अर्थ में दर्शन है और लिपि में इतिहास है। यह है संस्कृत। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, वो प्रकृति से समझने का और संवाद करने का एक तरीका है। आदि इज ओरिजिन, जहाँ से कोई चीज शुरुआत की। संस्कृत का मतलब ही होता है जो समय के साथ परिष्कृत होती है। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसके हर शब्द में छिपी है हमारी सभ्यता की पहचान। लेकिन सवाल उठता है, आज जब तकनीक, सोशल मीडिया और नई नई भाषाएं युवाओं की जिंदगी पर छा चुकी हैं, तो संस्कृत कहां खो गई? क्या आज के युवा संस्कृत को केवल एक पुरानी भाषा मानकर उससे दूरी बना रहे हैं? संस्कृत इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। यूज में तो अभी तक नहीं आई है। हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। आफ्टर 8th स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हम पढ़ते हैं तो एज जस्ट एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ लैंग्वेज। इवन कम्युनिकेशन में संस्कृत यूज नहीं होता, सो टीचिंग तक लिमिटेड है। हम लोग इंग्लिश वाले लोग हैं। आई हैव गूगल ट्रांसलेशन, सो आज युवा कहते हैं संस्कृत पुरानी है, कठिन है और इनके जीवन में इसका कोई स्थान नहीं। गहराई से समझते हैं कि संस्कृत क्यों विश्व की सबसे अनूठी भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि संपूर्ण संसार का बीज यदि कहीं है तो वह संस्कृत में है। और जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि इस भाषा ने केवल पुरुष विद्वानों को ही नहीं, बल्कि स्त्रियों को भी समान अवसर दिए। कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। वहाँ जहाँ देवता लोग, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है ना, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो वहाँ पर एक सम्मान था। एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर एक ओरल कल्चर की जो परंपरा रही है, उसमें हम क्या करते हैं कि ज्ञान को संचित करते हैं। तो भाषा के रूप में जो ज्ञान था वो हमारा जो श्रुति काल था, वैदिक काल था, उसमें सुन करके और श्रुति परंपरा थी, हम ज्ञान को अर्जित करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्मृति काल आया और उसके आगे लेखन कला का जब से विकास हुआ, तब से फिर वो लिपि इत्यादि जो है वो प्रकाश में आई। मदालसा का हमें उल्लेख मिलता है। मदालसा जो मतलब जैसे लोरी के माध्यम से लोरी सुनाती थी, और उसमें जो मैं कौन हूँ, ये आज का एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारी जो वास्तविक पहचान है वो है कि हम सेल्फ को पहचाने, है ना। तो शुद्धो असी बुद्धो असी, इस तरीके से गा करके और लोरी सुनाया करती थी। रानी मदालसा के पुत्र का नामकरण राजा ने किया था। अपना नाम सुन शिशु रोने लगा। तब मदालसा ने यह लोरी अपने पुत्र को सुनाई। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम्। इसी तरह उल्लेख आता है गार्गी और मैत्रेयी का। गार्गी और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां जो मानी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शास्त्रार्थ का अधिकार था। भरी सभा में वो शास्त्रार्थ करती हैं। जहां गार्गी और मैत्रेयी ने ज्ञान को शास्त्रों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं संस्कृत जमीन पर भी उतनी ही गहराई से बसी रही। वही भाषा जो महर्षियों की थी, आम लोगों की भी रोज की जिंदगी का हिस्सा थी। वर्तमान समय में कुछ लोग बोलते हैं कि संस्कृत जनमानस की भाषा नहीं थी, लेकिन हम जब राजा भोज के काल का एक प्रसंग देखते हैं तो उस प्रसंग के अनुसार हमें ये देखने को मिलता है कि राजा भोज अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए प्रजा में जाते हैं, और वहाँ पर वो जब जंगल से होकर जा रहे थे तो राजा भोज ने देखा कि सामने से एक लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियां लेकर आ रहे हैं। तो राजा भोज ने पूछा कि किमते भारम बादती,
तो जो बात धातु है वह है आत्मनेपदी धातु है, न कि परस्मैपदी। संस्कृत में 2 प्रकार की धातुएं होती है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। जहाँ राजा ने प्रयोग किया कि किम ते भारम बादती, इस बात पर लकड़हारा जवाब देता है, भारम न बादती राजन यथा बादती बादते, कि राजन बादती शब्द का आपने उच्चारण गलत किया है। जब हम इसका सही उच्चारण करते हैं तो इसका सही उच्चारण होगा बादते। संस्कृत में व्याकरण सिर्फ नियम नहीं, एक सटीक संरचना है। पाणिनि के सूत्र जिस स्पष्टता से भाषा को व्यवस्थित करते हैं, उसी संरचना की तलाश आज मशीन लर्निंग और एआई कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले युग में सॉफ्टवेयर उन्हीं भाषाओं को प्राथमिकता देंगे जो कम शब्दों में ज्यादा अर्थ समेट सकें। As I'm working for English to Hindi and vice versa machine translation, and just for Hindi language, I face a lot of challenges. There are challenges regarding the matra that is there in the Hindi script, in the Devanagari script. Sometimes there are punctuations, like you are saying aakhe. So there are small bindus, right, that go along. So sometimes the model is not able to grasp these minutest details of the data set. I believe when it comes to Sanskrit, there will be even more challenges than these, right? Because here we have another added situation of halant, like swagatam, right? So if these challenges need to be combated, we need a team of linguists, we need a team of experts who can, get along with it and try to overcome these challenges and prepare a model for Sanskrit specifically that can again help us attain better results for the AI. संस्कृत का सूत्रीय ढांचा सिर्फ भाषा शास्त्र में नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लॉजिक बेस्ड सोच से भी मेल खाता है। जैसे सर्किट्स स्पष्ट नियमों पर चलते हैं, वैसे ही संस्कृत की व्याकरणिक संरचना बिल्कुल सटीक और नियमबद्ध है। ये बात तो बिल्कुल सर्वथा सत्य ही है कि इंजीनियरिंग जो है संस्कृत से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। हम लोगों ने कॉमन बचपन में पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जो नॉर्मली बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर हम उसी को ही आध्यात्मिक दृष्टि में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने ऑलरेडी ये सब बहुत पहले बोल के रखा है कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, बस केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है बेसिकली पावर सिस्टम कहलाता है। सारा का सारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो है वो काम होता है 50 हर्ट्ज़ पे। अगर 49 हो जाएगा या 51 हो जाएगा, कहने को 1 हर्ट्ज़, केवल एक ही हर्ट्ज़ अगर फ्रिक्वेंसी आगे पीछे होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो वही हमारा जो मंत्र विज्ञान है उस पर भी काम होता है। संस्कृत में हम जो देखते हैं, जो भी मंत्र हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, उनका भी एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी है। अगर आप उसका उसी सही तरीके से उच्चारण करेंगे, अगर एक शब्द भी आगे पीछे होता है तो जो उसका प्रभाव हो सकता था वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। कि जो परफेक्शन हम इंजीनियरिंग में अचीव करना चाह रहे हैं वो संस्कृत आज से कई हज़ारों साल पहले ही अचीव कर लिया जा चुका है और एक प्रॉपर उसका एक विज्ञान बना दिया गया है। अब उसको लोग धर्म विशेष से जोड़ लेते हैं, लेकिन वो जो लेवल का साइंस है वो शायद आज के समय में लोगों से समझ से परे है। जब हम तकनीक में इतनी सटीकता खोजते हैं तो यह समझना आसान हो जाता है कि ध्वनि कितनी शक्तिशाली होती है। संस्कृत के मंत्र इसी वैज्ञानिक साउंड फ्रीक्वेंसी पर आधारित है और यही सिद्धांत आज आधुनिक हेल्थ टेक में नई जगह बना रहा है। संस्कृत उस सभ्यता की धड़कन है जिसने तारों को देखा, संख्याएं गढ़ी और मानव बुद्धि की सीमाओं को चुनौती दी। आज वही भाषा फिर लौट रही है, न केवल मंदिरों और शास्त्रों में बल्कि एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग मॉडल्स के भीतर भी। और जब तकनीक दुनिया को नया आकार दे रही है, हमारे पास वह भाषा है जो हमेशा से समय से आगे थी। संस्कृत यह साबित करती है कि ज्ञान उम्र से नहीं, दृष्टि से पुराना होता है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्